नमस्कार दोस्तों, फिर से हम लेकर आ गए हैं क्लास 6 के SCERT का हिस्ट्री है और उसमें देखेंगे आज हम फिर से स्नानघर के विषय में कुछ लिखा है। स्नानघर के चारों ओर कमरे बने हुए थे। विशिष्ट अवसर पर स्नान मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल से एक समान विशेषता वाली संरचनाएं मिली हैं। इन संरचनाएं को अन्नानगार को या कोठार के रूप में पहचान शुरू हुई है। कालीबंगा के बारे में है। कालीबंगा और लोथल में अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। क्या मिला है? अग्निकुंड का साक्ष्य। क्या मिला है? अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा और लोथल से। यह यज्ञ किया जाता था, क्यों? इसलिए मतलब पता चला इससे कि यहाँ पहले यज्ञ किया जाता। अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। नगरीकरण की शुरुआत हड़प्पा सभ्यता के समय से शुरू हुई थी। अब है हड़प्पा के बारे में है। हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता है। हड़प्पा मातृसत्तात्मक समाज था। मातृसत्तात्मक यानी स्त्री प्रधान रहता था। इस स्वास्तिक का चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। स्वास्तिक जो होता है, स्वास्तिक, वो हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। हड़प्पा सभ्यता का निवासी का रुचि शतरंज खेल में था। हड़प्पा के लोग लोहा से अनभिज्ञ थे। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन में प्रयुक्त रंग लाल था। हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया से था। हड़प्पावासी वृक्ष और पशु की पूजा करते थे, अर्थात प्रकृति पूजक थे। हड़प्पा के लोग इसलिए ताबीज पहनते थे, संभवतः भूत प्रेत और जादू टोना पर विश्वास करते थे। हड़प्पा के लोग मृतकों को दफनाते एवं जलाते थे। हड़प्पा की सड़क और नालियाँ, इमारतें। हड़प्पा के नगर प्रायः 1 या 2 मंजिल के, कुछ 3 मंजिल थे। प्रत्येक घर में एक आंगन था। मकानों के दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्यतः सड़कों के बजाय गली में खुलते थे। सड़क पर उसका मतलब कि गली मतलब कि दरवाज़ा जो था सड़क पर नहीं खुलता था। किधर खुलता था? गली में, खिड़की और दरवाज़ा दोनों। नगर में सुव्यवस्थित सड़कें और नालियाँ बनी हुई थी। इसके साथ साथ जल की निकासी के लिए नालियाँ का भी उचित प्रबंध किया गया था। गलियां और सड़कें एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। मतलब ये जो जितना भी गली हड़प्पा सभ्यता में बना हुआ था तो 90 डिग्री के कोण पे बना हुआ था। समकोण मतलब होता है 90 डिग्री। तो एक बार जैसे हवा चलता था ना तो पूरा सड़क अपने आप साफ हो जाता था। हड़प्पा के समय आवश्यक कच्चे माल निम्न जगह से प्राप्त होते थे। तांबा होता था कहाँ से? राजस्थान खेतरी से। सोना कर्नाटक से, जहाँ कोलार की खान जो होते हैं। चांदी अफगानिस्तान से और ईरान से। बैदूरिया मनी अफगानिस्तान बदखसा से। फिरोजा मध्य एशिया से। समुद्री उत्पाद गुजरात से। लकड़ी जम्मू से। उसके बाद है मेसोपोटामिया अभिलेखों में मेहुला की चर्चा मिलती है। मेहुला सिंध क्षेत्र का प्राचीन नाम है। हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया सभ्यता से है। अब हड़प्पा में पकी हुई मिट्टी की स्त्री मूर्तियाँ भारी संख्या में मिली हैं। हड़प्पा के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। देवी के पूजा का प्रचलन था। एक मुहर पर पुरुष देवता का चित्र भी शामिल है। इसका संबंध पशुपति महादेव से स्थापित होता है। एक सिंह वाला गैंडा, कुबर वाला सांड विशेष महत्व था।
हड़प्पा सभ्यता से किसी भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। अब धौलावीरा के बारे में है। धौलावीरा कहाँ है? तो गुजरात में है। ये भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। धौलावीरा गुजरात के पश्चिम कोने में बसा था। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। गढ़ी नगर, नगर किलेबंदी थी। मध्य नगर, ये किलेबंद, गढ़ी नगर और मध्य नगर के आपस में जुड़े हुए थे। उसके बाद है निचला नगर, निचला नगर किलेबंदी नहीं है। राजकीय, सामाजिक, धार्मिक सभाओं में उत्सवों के लिए खूब चौड़ा और खुला मैदान था। लोथल के बारे में है। लोथल खंबात की खाड़ी के निकट अहमदाबाद से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक हड़प्पा नगर था। शहर की किलेबंदी की गई थी। किले के भीतर सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के भवन थे। फारस की खाड़ियाँ की मोहरें यहाँ पाई गई। लोथल से जलीय मार्ग से व्यापार होता था। लगभग 1700 ईस्वी पूर्व हड़प्पा सभ्यता का ह्रास होने लगा था। पतन के कई सारे कारण इतिहासकार ने दिए थे। अध्याय 6 में है जीवन के विभिन्न आयाम। जीवन के विभिन्न आयाम के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद वैदिक युग प्रारंभ हो गया। 2 भाग ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल को 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व कहा जाता है। अब है पूर्व वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद को रखा गया। पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत किसको रखा गया? ऋग्वेद को। जबकि उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत 3 वेद हैं। उत्तर वैदिक काल में 3 वेद की रचना हुई। आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद भी उत्तर वैदिक काल से ही संबंधित है। वैदिक साहित्य में क्या है? वेद कितने हैं? 4 वेद। ब्राह्मण 9। वेदांग कितने हैं? तो 6 हैं। आरण्य कितने हैं? तो 6 हैं। अध्याय 6 हो गया। अब आते हैं अभी 6 का पूरा। प्रारंभिक उपनिषदों की संख्या कहते हैं 13 है। कुल उपनिषद कितना है? 108 है। वेदों को श्रुति सुना हुआ भी कहते हैं। वेद की भाषा को प्राक् या वैदिक संस्कृत भी कहते हैं। वेदों की प्रार्थनाओं की रचना करने वाले लोग खुद को आर्य कहते थे। वेद और प्रार्थना की जो रचना करते थे उसको क्या कहते थे? आर्य कहते थे। आर्यों के विरोधी दास एवं दस्युओं के बारे में कहा गया कि वे आर्यों के देवताओं में श्रद्धा न करने वाले थे, अतः आर्यों का उन्हें शत्रु माना गया है। आर्य के बारे में लिखा है कि आर्य जो है आर्य के बारे में है। आर्य शब्द का अर्थ एक विशेष भाषा बोलने वाले व्यक्तियों समूहों से हैं जिन्हें सर्वप्रथम पश्चिम उत्तर भारत में अपना निवास स्थान बनाया और भारत में एक नई संस्कृति भारत में लाया। संस्कृत भाषा यूरोपीय, भारत यूरोप। उसके बाद आर्य का बसाव है। आर्य का बारे में है। फिर से आर्य का बसाव कैसे हुआ? वैदिक आर्य कई समूह में भारत आए। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के सप्तसैंधव शब्द का प्रयोग किया गया है। सप्तसैंधव सिंधु एवं उनकी 5 सहायक नदियाँ सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, सरस्वती, दृष्टद्वंती। उसके बाद है गंगा, यमुना, दोआब। ये सब ऋग्वेद में हमें पता चलता है कि जिसके पास अधिक गाय थी वह धनी माने जाते थे और गाय को लेन देन का एक खास साधन मानते थे। ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद से मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किससे मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल से मिलते हैं।
गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल से मिलते हैं। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया। सबसे नया वेद है अथर्ववेद। सबसे नया वेद कौन है? अथर्ववेद है। और वैदिक काल में जो राजा का वसूलता था उसे वैदिक काल में जो राजा कर वसूलता था उसे बलि कहते थे। क्या कहते थे? बलि कहते। सत्यमेव जयते मुंडिको उपनिषद से लिया गया है। संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। आयुर्वेद में कर्म कांड का उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल में कृषि लोगों का प्रमुख धंधा के बारे में बताया गया है। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं आज के सेशन। कल हम फिर से आगे बढ़ेंगे और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कल हम वीडियो आपके लिए नहीं ला पाए थे क्योंकि कल 26 जनवरी था, इसलिए थोड़ा काम ज़्यादा हो गया था। और फिर इसी तरह हम कल भी फिर वीडियो लाएंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह SCRT का जो शॉर्ट नोट है आपको पूरा 12 क्लास तक पढ़ा देंगे और इससे BPSC TRE 4 जो है ये 100% निकल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।